नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। ठीक है, और ये जो 60 प्रश्न है ना, ये मैंने दोस्तों आपके लिए जो MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, और आपको बहुत सारे नए फैक्ट सीखने को मिलेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होते हैं ना दोस्तों, तो टॉपिक तो बदलेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सामान्य विज्ञान के टॉपिक बदल जाएंगे या और कहीं से क्वेश्चन आने लगेंगे। टॉपिक तो वही रहेंगे। तो हमें दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साथ में ये भी समझना है कि उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट छुपा है या कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो उसे भी समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि द्रव्यमान m का एक पिंड v वेग से एक दीवार पर टकराता है और समान वेग से वापस उछलता है, इसके संवेग में परिवर्तन है। ठीक है, ये वाला जो दोस्तों न्यूमेरिकल है साइंस का, ये मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल वाले वीडियो में सॉल्व करा दिया था, लेकिन आज फिर दोस्तों शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रव्यमान m का एक पिंड है। मान के चलो दोस्तों, द्रव्यमान m का ये पिंड हो गया। ठीक है, एक बेग भी से दीवार पर टकराता है। दीवार मान के चलो ये है, और ये बेग भी से जा रहा है। ठीक है, और दीवार पे टकरा रहा है। ठीक है, और समान वेग से वापस उछलता है। मतलब दोस्तों समान वेग से क्या उछल रहा है, वापस उछल रहा है। ठीक है, तो इसके संवेग में परिवर्तन क्या होगा। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। ठीक है, जब वो टकराया है, ठीक है, तब उसका संवेग क्या होगा। तो देखिए, m द्रव्यमान है, ठीक है, और वेग क्या है v। ठीक है, तो उसका संवेग हो जाएगा mv। लेकिन जब वह टकरा के वापस उछलता है तो उसका द्रव्यमान सेम रहेगा दोस्तों, लेकिन जो वेग रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस mv हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें परिवर्तन निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटाते हैं। तो माइनस mv से दोस्तों हम क्या घटाएंगे, एम बी घटाएंगे। तो माइनस एम बी से एम बी घटाएंगे तो माइनस एम बी तो ये हो गया, लेकिन माइनस आ गया और एम बी पहले वाला संवेग है। माइनस एम बी और माइनस एम बी कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2mv हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइनस 2mv। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल कैसी होती है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए हवा में क्या होता है दोस्तों, नियत ताप पर ध्वनि की चाल जो होती है, याद रखना क्या होती है, दाब में वृद्धि के साथ घटती है, दाब में वृद्धि के साथ बढ़ती है, या दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है, ये आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, हवा में जब ताप कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए दोस्तों, तो याद रखना जो दाब में वृद्धि के साथ दोस्तों क्या होता है, याद रखना ध्वनि की चाल क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, ना कम होती ना ज़्यादा रहती है। याद रखना ताप टेम्परेचर एक फिक्स रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, और दाब में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। तब क्या होगा, ध्वनि की चाल तब भी दोस्तों समान रहेगी, इक्वल रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं। ऑप्शन है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, बहुकोशिकीय जीवों में, या एक कोशिकीय जीवों में। ठीक है, तो देखिए भाई, याद रखना एक कोशिकीय जीव जो होता है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होता है दोस्तों, याद रखना बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, संरचना के स्तर जो देखे जाते हैं वो हमेशा किसमें मिलेंगे, बहुकोशिकीय जीवों में मिलेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोस्तों हमेशा संरचना के स्तर देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बनेगा उसी में तो स्तर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी में तो आपको लेयर देखने को मिलेगी, लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना बहुकोशीय जीवों में दोस्तों क्या मिलता है, संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं। अब बहुकोशीय जीव दोस्तों याद रखना
कि बहुकोषीय जीव जो होता है, मान के चलो दोस्तों, जो मनुष्य होता है ना, ये भी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये भी क्या है, बहुकोषीय जीव होता है। लेकिन दोस्तों अमीबा का नाम आपने सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, ये क्या होते हैं, एक कोषीय जीव होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है ना, कि अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, सिंगल कोशिका से मिलकर बनता है, और उसमें जो जनन होता है दोस्तों, आपको बता चुका हूं मैं, उसमें द्विखंडन जनन होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन दोस्तों, जिसमें दोस्तों देखो, लैंगिक जनन में दो लिंग भाग लेते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में दोस्तों एक ही चीज से काम चल जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, नर मादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो द्विखंडन मतलब दोस्तों ये अमीबा है, तो ये दो भागों में टूट जाता है, और क्या हो जाता है, एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लकड़ी किसका उदाहरण है। ठीक है, लकड़ी उदाहरण है एक, क्या है, देखो भाई मेरे, लकड़ी जो है मेरे भाई क्या हो सकती है, लकड़ी को ऐसा कि लकड़ी का टुकड़ा लेना, ठीक है, और उसके आर पार हमें दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता। तो लकड़ी क्या है दोस्तों, एक अपारदर्शी वस्तु है। कैसी है, अपारदर्शी वस्तु है। लेकिन जैसे तो मान के चलो कांच है, कांच जैसे मान के चलो दोस्तों, कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, क्योंकि उसके आर पार हमें दिखाई देता है। लेकिन मान के चलिए दोस्तों, अगर एक बोतल है और बोतल में पानी भरा है और इधर से इधर देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, इसको आंशिक पारदर्शी कहते हैं। और बहुलक क्या होता है दोस्तों, ये बहुलक पॉलीमर तो अलग ही चीज़ होती है, ये संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक वाले टॉपिक से संबंधित वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग है। तो याद रखना दोस्तों, विषाणु द्वारा जंतु में उत्पन्न होने वाला रोग है मुख तथा खुर रोग होता है। क्या होता है, फुट एंड माउथ रोग जो है दोस्तों, याद रखना विषाणु से होता है। और किसमें होता है, तो याद रखना गाय, भैंस, बकरी, सुअर, हिरन, इस प्रकार के जानवरों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु के अमाशय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना दोस्तों, जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं उनके अमाशयों के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आपने देखा होगा, आपके यहाँ गाय बैल जो रहते हैं वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं और लार टपकाते रहते हैं, उसे ही जुगाली करना कहते हैं दोस्तों। हिंदी में बोलें, शुद्ध हिंदी में तो उसे पगराना कहते हैं। कहते हैं ना कि जानवर पगराते हैं, उसी को पगराना कहते हैं। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, वो बहुत सारा घास आस जो भी खाते हैं उसको अपने पेट में भर लेते हैं। किस में भर लेते हैं, पेट में भर लेते हैं, और बाद में दोस्तों उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे मुंह में लाते हैं और चबाते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में मौजूद रेत, चूना पत्थर, चट्टान सामग्री जैसे अवांछित धरती की अशुद्धता को क्या कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, उसे कहा जाता है अधात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधात्री कहा जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे नाम दोस्तों लिख के आते हैं तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी नाम पढ़िए इसको, अंग्रेजी में दोस्तों उसने गैंग लिखा है, गैंग को हिंदी में अधात्री कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना दोस्तों, मानव में मेरी तंत्रिका मतलब दोस्तों स्पाइनल जो नर्व होती है, ठीक है, इसकी संख्या होती है 31 जोड़ी। कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया के जलीय विलयन में क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, अमोनिया के जलीय विलयन में दोस्तों याद रखना अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, NH4+ और OH-, ये दोनों दोस्तों अमोनिया के जलीय विलयन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने के बर्तन में करते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए भाई, हम बर्तन ऐसा बर्तन उपयोग करेंगे जिसकी ऊष्मी चालकता अच्छी हो। ठीक है, अच्छी ऊष्मी चालकता होनी चाहिए, साथ ही दोस्तों उसको उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए। पता चला हम यदि मान चलो ऐसा बर्तन ले लें जो आग से पिघल जाए, तो फिर क्या खाना बन पाएगा, क्या खाना नहीं बन पाएगा। इसलिए दोस्तों याद रखना, उस अच्छी ऊष्मी चालकता और उच्च गलनांक दोनों उसके होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 4, सेकंड एंड 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर सही होगा दोस्तों अच्छी ऊष्मी चालकता और उच्च गलनांक बिंदु, मतलब फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सा ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ठीक है, आपने लोहा तो देखे ही होंगे मेरे भाई, लोहा का सूत्र होता है Fe। ठीक है, लोहा के ऊपर गर्म पानी फेंक दो चाहे ठंडा पानी फेंक दो, कोई प्रतिक्रिया होती है क्या, नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा Fe। ठीक है, बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के साथ दोस्तों प्रतिक्रिया होती है। सोडियम को तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा विक्रियाशील धातु होती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा धातु में आमतौर पर नहीं दिखाई देता।
मैंने धातु के गुण बताया था कि धातु जो होती है दोस्तों चमकदार होती है, ठोस होती है, उसमें लचीलापन होता है, उसमें तन्यता होती है, ठीक है, विद्युत का चालन हो जाता है, ठीक है। तो प्रकृति में ध्वनात्मक मतलब दोस्तों अगर धातु को हम ठोकते हैं ना तो उससे टन टन की आवाज़ आती है, मतलब ये सही है। विद्युत का चालन भी होता है, लचीलापन भी होता है, लेकिन नीरसता डलनेस नहीं होती है धातु में, याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है? तांबा मतलब दोस्तों कापर। कापर के ऊपर मैंने बताया था कि जो मूल कापर कार्बोनेट बनता है दोस्तों, उसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। कापर कार्बोनेट नहीं दोस्तों, याद रखना, उसे मूल कापर कार्बोनेट कहते हैं। बहुत बार पूछा गया ये सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी क्या होती है? तो पता है आपको दोस्तों कि उत्पादक होता है, फिर क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, फिर क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, ठीक है। उत्पादक में कौन आते हैं? हरे पौधे आते हैं, और यही दोस्तों याद रखना ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? सभी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी होते हैं। उपभोक्ता में दोस्तों 2 कैटेगरी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। उसमें दोस्तों शीर्ष में कौन होता है? टाइगर होता है, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों अपघटक आते हैं, सूक्ष्मजीव आते हैं, जो क्या करते हैं? अपघटित करते हैं, सड़े गले पदार्थों में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? मिट्टी में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 जूल की गतिज ऊर्जा रखता है, तब उसकी चाल कितनी होगी? ठीक है, मैंने एक सिंपल सा फार्मूला बताया दोस्तों। गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है ना, mv² होता है, ठीक है। देखिए इतनी सी जगह में दोस्तों मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो आप समझो कि कितने आसान न्यूमेरिकल आते हैं MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, ठीक है। मुझे निकालना क्या है मेरे भाई? चाल निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालना, भी निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या बनाऊंगा? v² बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? v² बराबर हो जाएगा E हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा इंटू ये m आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा E, इस देखो फिर से देखिए थोड़ा गलत हो गया। E बराबर दोस्तों क्या होता है? 1/2 mv² होता है। E की वैल्यू कितनी है? देखिए 1 जूल मतलब E की वैल्यू 1 है। 1 बराबर 1/2, m कितना है? 1 किलोग्राम, तो गुणित 1 कर दिया, गुणित v² कर दिया। मुझे निकालना v², ये सब 1 है तो ये तो बराबर हो जाएंगे, ये 2 चल जाएगा इधर, तो v² बराबर कितना जाएगा? 2। मतलब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? v की वैल्यू हो जाएगी √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 1.4 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड से आग कैसे बुझती है? मान के चलो दोस्तों कहीं आग लग जाती है और सोडा एसिड फेंकते हैं, तो क्या होता है? सोडा एसिड में दोस्तों याद रखना तरल कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, लिक्विड CO2 होती है, जिसको ही दोस्तों हम उसको जैसे ही उसको आग के ऊपर फेंकते हैं तो उसकी लेयर बन जाती है। तो क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है ना वो कट जाती है। और आपको पता है किसी भी पदार्थ को जलने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों कोई भी पदार्थ जलता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ नहीं जलता। तो हवा की आपूर्ति कट जाती है दोस्तों, इस कारण क्या होता है? उससे आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत अपघट्य क्या होता है? देखिए दोस्तों सिंपल है, ऐसा द्रव जो धारा का चालन करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इसमें दोस्तों मोस्टली जो होता है एसिड, बेस और साल्ट होता है, ठीक है, जो द्रव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है, कितने बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों कि DNA से दोस्तों याद रखना जीन की संरचनात्मक इकाई किससे बनती है? DNA से बनती है। और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट करके एक बार मुझे लिख के बता दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे अनुपात है, इसे निम्न के साथ गतिशील कहा जाता है। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखो दूरी समय के साथ, तो इसे क्या कहा जाता है? चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है दूरी जो है समय के समानुपाती है, ठीक है, और इसे निम्न के साथ गतिशील कहा जा सकता है। तो याद रखना दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तय की गई दूरी समय के सीधे समानुपाती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? नियत चाल हो जाएगी, एक निश्चित चाल हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बियर क्या है? ग्रेट बियर दोस्तों याद रखना, ग्रेट बियर दोस्तों एक तारामंडल है। क्या है? एक तारामंडल है। ग्रेट बियर अगर हिंदी में बोलो दोस्तों इसे, तो विशाल भालू। क्या होता है ये? विशाल भालू। जो उर्सा मेजर होता है दोस्तों, जो आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, और 7 सबसे चमकीले तारों का जो समूह है दोस्तों सप्तऋषि तारामंडल, उसे ही कहा जाता है, ये ग्रेट बियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों फिर से क्वेश्चन नंबर 1 चालू हो रहा है। ये सेकंड शिफ्ट दूसरी शिफ्ट का पेपर है, ठीक है।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है मेरे भाई, बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। मैंने बताया था भी उस दिन, प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है। और पारसेक भी किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शिशु प्रजक जंतु है। ऐसा कौन सा जंतु है दोस्तों जो शिशु को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन देखो समझ में जाएगा, ऐसा सिर्फ एक ही जंतु है और वो है मनुष्य। ठीक है, बाकी मछली, छिपकली और मेंढक दोस्तों याद रखना ये अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन का विलयन होता है, याद रखना हमेशा एक साबुन का विलयन दोस्तों हमेशा कैसा होता है, क्षारीय होता है, एल्केलाइन होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, एल्केलाइन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलाक गिब्बन कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, हुलाक गिब्बन जो पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं, कितने बार पढ़ा चुका हूँ घर्षण का ये क्वेश्चन। ठीक है, इतने बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों कि जितना घर्षण भी नहीं होता होगा उतना मैं आपको घिस घिस की ये टॉपिक पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो बाल बेरिंग का प्रयोग दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बेरिंग लगी रहती है ना अपनी गाड़ियों में, वही बेरिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण है। देखिए मान के चलो दो वस्तु हैं, ये ए है, ए बी है। अगर मान के चलो दोस्तों ये वस्तु मान के चलो कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, और ये अनावेशित वस्तु है। ठीक है, अगर मान के चलो ये कोई चुम्बक है और ये कोई है लोहा, तो ये आवेशित है तो ये तो इसकी तरफ खिंच जाएगी। आकर्षित होने में हम ये नहीं कह सकते कह सकते कि दोनों वस्तु क्या है, आवेशित है। लेकिन अगर 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 ये वस्तु और ये वस्तु प्रतिकर्षित होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब हम कह सकते हैं मेरे भाई कि दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। मतलब आवेशित होने का निश्चित परीक्षण दोस्तों प्रतिकर्षण है, रिपल्सन है। ठीक है, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे मान के चलो चुम्बक जो होती है दोस्तों लोहा के पदार्थ को अपने आप आकर्षित कर लेती है। समझने का प्रयास करना, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HCl का मुख्य कार्य क्या है। तो HCl का मुख्य कार्य दोस्तों याद रखना, पेप्सिन निर्माण हेतु पीएच मान को बनाए रखना दोस्तों इसका काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिक्रिया देखी है दोस्तों, जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट, जस्ता सल्फेट मिश्रण प्लस कॉपर इंगित करता है जो कि धातु प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में कम दिखाई देता है। ये कौन सी अभिक्रिया है। तो याद रखना दोस्तों, पहली चीज़ तो याद रखना ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, मैंने अभी पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया में कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, एक अभिक्रियाशील जो अधिक अभिक्रियाशील रहता है तत्व है वो दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो कॉपर सल्फेट का विलयन रहता है वो नीला रहता है, और जब कॉपर उससे विस्थापित हो जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, उसका रंग हो जाता है रंगहीन। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में कम प्रतिक्रियाशील दोस्तों कॉपर है, इसलिए क्या हो रहा है, देखिए इधर कॉपर लास्ट में आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, इसका विस्थापन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। इसको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील या प्रतिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है। मान के चलो ये ना कोई विलयन भरा है दोस्तों, जिसमें लिटमस पेपर लिया तो ये किस में बदल रहा है, लाल से नीला में बदल रहा है। मतलब दोस्तों मैंने बताया था कि अगर नीला से लाल बदलता है तो अम्ल है, लेकिन लाल से नीला बदलता है तो वो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना मतलब इसमें क्या है, क्षार है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विलयन बदलने के लिए विपरीत होगा। बदलना है मतलब क्षार है तो उसके विपरीत कौन सा होगा, एसिड होगा। और यहाँ एसिड देखिए क्या लिखा है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ही एसिड है। ठीक है, इससे भी आप आंसर क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है। बचपन से पढ़ने वाला सवाल, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक खरपतवार है। तो याद रखना दोस्तों, चावल खरपतवार नहीं है, मक्का खरपतवार नहीं है, गेहूं खरपतवार नहीं है। ये तीनों चीज़ दोस्तों याद रखना फसल हैं, क्रॉप्स हैं। लेकिन बथुआ की भाजी आपने खाए होंगे, तो बथुआ दोस्तों अपने आप उगता है। ठीक है, क्या होता है, अपने आप उगता है, इसे हम उगाते नहीं हैं। देखिए
कोई भी चीज़ दोस्तों जो अपने आप उगे ना उसे हम क्या कहते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। लेकिन जिसे हम उगाते हैं मतलब वांछित फसलें क्या कहलाती हैं, फसल कहलाती हैं। ठीक है, और बथुआ को हम फिर भी नहीं उगाना चाहते, वो अपने आप उग जाता है और उगता तो अपने आप है, मतलब दोस्तों खरपतवार है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों हम क्या करते हैं, उसकी भाजी को खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? शहद जंगल में मिलती है, गोंद भी मिलती है, काष्ठ मतलब लकड़ी मिलती है। ये नायलॉन दोस्तों याद रखना वन उत्पाद नहीं है। ये क्या है, एक संश्लेषित रेशा होता है। क्या होता है, संश्लेषित रेशा होता है, ह्यूमन मेड। ठीक है, मैन मेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है? बेजानी हपीनाला, आपने सुना होगा प्रकाश के 7 रंग, बेजानी हपीनाला। बीबी राय आप ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बचपन से पढ़ता हुआ, ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो याद रखना सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछा है। ठीक है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य दोस्तों याद रखना हमेशा किसकी होती है, लाल रंग की होती है। किसकी होती है, लाल रंग की। और सबसे कम पूछे तो बैगनी रंग की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा से कैसी होती है? यहाँ का करो दोस्तों, एक अच्छी गर्म वस्तु लो और एक अच्छी ठंडी वस्तु ले लो, दोनों को पास में रख दो, तो देखना दोस्तों ये जो गर्म वस्तु है, ठीक है, ये इसको गर्म कर देगी ठंडे को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई ये ठंडी वस्तु इसको भी ठंडा कर देगी। ये तब तक करेंगी दोस्तों, देखना इन दोनों को टेम्परेचर बराबर रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये गर्म है तो ये ठंडी हो जाएगी बाद में और गर्मी इसके अंदर चल जाएगी, यह ठंडी है तो इसकी ठंडी पूरे इसके अंदर चल जाएगी, और ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों के होते हैं इक्वल गर्म हो जाते हैं, मतलब दोस्तों क्या होता है, इक्वल टू हो जाता है, समान ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है, सेम सवाल रिपीट हो गया। ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायु दाब क्या होता है? मैंने बता दिया हूं कि ऊपर जाने पर वायु दाब क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है, ठीक है, किस पे निर्भर करती है? V = IR होता है। ओम्स लॉ बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर हो जाता है IR। ठीक है, R प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों I बराबर हो जाएगा V/R। तो I मतलब धारा होता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध तथा वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की श्रवणीय परास कितनी होती है? बचपन से पढ़ता हुआ सवाल, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्जिकाय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य पूछ रहा है दोस्तों, याद रखना स्त्रावण सेक्रेशन गार्जिकाय का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा दोस्तों ये पदार्थों को इधर उधर ले जाने का काम भी करता है, लेकिन यहाँ मुख्य कार्य पूछा था तो स्त्रावण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्जिकाय का मुख्य कार्य, सेम रिपीट। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? अब मैंने कल पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पारा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, लेकिन वहाँ ऑप्शन में पारा था, यहाँ तो पारा ही नहीं है भैया। फिर आपको पता होगा दोस्तों, चांदी जो होती है, चांदी सिल्वर जो होती है दोस्तों, ये भी विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती है। और अभी कल परसों दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चांदी को कहते हैं Ag, मतलब अर्जेंटेनम। Ag जो है दोस्तों याद रखना, चांदी का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, और सोने का Au होता है, गोल्ड का। ठीक है, ओरम कहते हैं इसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन की बात हो रही है, तो इसका नाम आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन होता है। ये क्या होता है? विद्युत अपघटन इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोस्तों, जब दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर किसी पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है, इसलिए विद्युत अपघटन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी आंत क्या अवशोषित करती है? तो आपको पता है भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, उसके बाद दोस्तों पूरा भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में वहाँ जो जाता है दोस्तों, जल का अवशोषण हो जाता है, और बाकी भाग कहाँ चल जाता है? बाकी भाग चल जाता है दोस्तों मलद्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर। बड़ी आंत क्या अवशोषित करती है? जल अवशोषित करती है। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण मैंने अभी पढ़ाया था, उस दिन बताया था दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर दोस्तों याद रखना उसके निकट कितना होता है? 1/6 गुना गुरुत्व होता है चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, चलिए इसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवा चुका हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर पर जाते हैं तो दाब, मैंने बताया ना, कुछ नहीं होगा, ऊपर जाओगे दाब क्या होगा? कम होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम, ये हुई वाला है, ईस्ट का उपयोग किसके लिए होता है?
अल्कोहल बनाने के लिए होता है, दारू बनाने के लिए होता है। ठीक है, कौन सी क्रिया उपयोग की जाती है? किण्वन क्रिया उपयोग की जाती है। कौन सी क्रिया? किण्वन क्रिया उपयोग की जाती है। ठीक है, स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? जहां भी दोस्तों मादा आ जाए, हार्मोन आ जाए, वहां मैंने बोला था एस्ट्रोजन आंख लगा के, आंख मूंद के लगा देना एस्ट्रोजन, और जहां दोस्तों नर आ जाए, पुरुष आ जाए, मेल आ जाए, वहां टेस्ट्रोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? टेस्टोस्ट्रोजन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूरी क्या होती है? एक दूरी दोस्तों हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। इसे समझने का प्रयास करना। मान के चलिए दोस्तों, ये ए एक कोई जगह है और ये बी कोई जगह है। ये अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, अगर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, मतलब एक ही दिशा में जाऊंगा दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी। ठीक है, ये क्योंकि विस्थापन सदिश राशि होती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ गया और यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ दोस्तों कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया और वहीं से वापस आया, तो दूरी दोस्तों याद रखना कभी ऋणात्मक या कभी 0 नहीं होती। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्या होती है? सिंपल नाम है दोस्तों, इसमें क्या होता है? ये क्या होती है? प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, प्रवाहित नहीं होती स्थिर विद्युत, कांस्टेंट है। ये क्या है? स्टैटिक है, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नेत्रहीन छात्रों द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों वनीला आशा होता है। क्या होता है? गंधी सूचक एक प्रकार का ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी प्रतिक्रियाशील है जिसे केरोसिन को रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता है सोडियम को। देखो ये सवाल एक ही दिन के 3 शिफ्ट में के हैं और अलग अलग, तो एक ही शिफ्ट में दोस्तों देखिए, एक ही दिन की तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी दिन, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता? तो याद रखना दोस्तों चूना। ठीक है, चूना इसका आंसर होगा। चूना जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे सकता। ठीक है, चूना पत्थर देता है लेकिन चूना नहीं देता। सिंपल है दोस्तों, आपके घर में जो चूना होगा उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी। क्लियर। चलिए, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों किचन ऑफ द प्लांट सेल इज नोन एज हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों याद रखना पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का रसोई घर नहीं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं उसे। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल्स इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की मानक इकाई दोस्तों याद रखना क्या होती है? न्यूटन होती है। और 1 न्यूटन में दोस्तों याद रखना 10⁵ डाइन होते हैं। क्या होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह के समीप खालिस्तान वायु ऊपर उठती है। ये मैंने कल ही बताया था कि जब भी याद रखना दोस्तों गर्म वायु हमेशा ऊपर उठेगी, ठंडी वायु हमेशा नीचे आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी सतह के समीप गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है और ठंडी वायु हमेशा नीचे आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडे का आवरण किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। बचपन से सुनते आ रहे हो CaCO3 का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। मैंने बताया ना कि नर में जब भी आएगा तो आपको क्या लगाना है? टेस्टोस्टेरोन लगाना है। और ये कहाँ होता है? वृषण में होता है। और जो आपका एस्ट्रोजन था दोस्तों जो मादा में होता है वो कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वृषण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृषण को दोस्तों अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है? हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग, मतलब दोस्तों शरीर से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको बाहर निकालने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जो सेमी की आकृति का होता है दोस्तों उसे कहा जाता है क्या? वृक्क या किडनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्वारेजिया क्या है? अम्लराज क्या है? तो याद रखना दोस्तों इसमें क्या होते हैं? अम्लराज में क्या होता है बताइए मुझे। अम्लराज में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होते हैं। कितने होते हैं? HCl 3 और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? 1 होता है। 3:1 का अनुपात इसमें होता है, इसे ही अम्लराज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुलाई के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार बता चुका हूँ कि सोडियम कार्बोनेट जो है दोस्तों धुलाई के सोडे का रासायनिक सूत्र है
Na2CO3 और इसके साथ दोस्तों आपको 10 जरूर लगाना है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात होती तो NaH सिंगल H आता है, फिर CO3 लगता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, खाने का सोडा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्राकृतिक प्रदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है? प्राकृतिक और प्रकाश स्रोत सिंपल सी बात है, सन होगा, सूर्य होगा। ठीक है, तो ये होगा लगभग दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन खत्म, है ना। आपको दोस्तों अगर आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ठीक है, अगर इससे मुझे ये पता चलेगा दोस्तों कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ईमानदारी के साथ वीडियो देखते हैं और लास्ट तक जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि हाइड्रा में, किसमें, हाइड्रा में दोस्तों याद रखना, हाइड्रा में किस विधि द्वारा दोस्तों अलैंगिक जनन होता है? क्या हाइड्रा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? इसका आपको कमेंट में आंसर छापना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।